Hello my dear friends, I am Professor Wayam Khan and this is the part 5 of our unit number 1 of subject Materials and Metallurgy. In today's video, we are going to study some of the definitions that are going to be used in coming chapters, and we are going to see solidification process of a pure metal. Okay, now before proceeding to that, I'll request you to subscribe to my channel and like this video and share this video. Let us begin. We are going to discuss solidification part of this unit, and before that solidification, let us discuss some of the definition of some terms which are used in this chapter. First definition is system. System is nothing but a part of the universe which is under study. System is your part of the universe which we are going to study or which is under study. Okay. Second one is phase. Phase is nothing but a homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of the system which is under study. एक सिस्टम को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम रहने दो, अभी हमारे मटेरियल्स या मेटलर्जी जो सब्जेक्ट हैं इसमें सिस्टम जब हम बोलते हैं तो कुछ किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल का स्टडी रहता है. फिर वो सॉलिड फेज में रहो या लिक्विड फेज में रहो. ओके, अब ये फेज मतलब क्या है एक्चुअल में. देखो, हमने जो फेजेस है या स्टेट जो है मटेरियल के वो हमने पढ़े हैं. स्टेट्स मतलब क्या, वेदर इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, वेदर इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म, वेदर इट इज़ इन गैसियस फॉर्म. ओके, ये स्टेट्स हैं मटेरियल के, किसी मटेरियल के. ओके, नाउ स्टेट्स और फेज में एक हल्का सा डिफरेंस है. स्टेट्स में हम टोटली जो उनका कंडीशन है वो टोटली चेंज हो रहा है. जैसे गैसियस है, सो दिस इज टोटली डिफरेंट. ओके, देन देर इज लिक्विड, दिस इज टोटली डिफरेंट. ओके, देन देर इज सॉलिड, दिस वन इज ऑल्सो अ डिफरेंट स्टेट. बट इन फेज, जैसे एक आधा लिक्विड अगर है तो इसी लिक्विड में दो अलग अलग फेजेस रह सकती है. 2, 3, 4 मल्टीपल फेजेस रह सकती है. फेजेस मतलब क्या, उसी लिक्विड के मल्टीपल फॉर्म्स रह सकते हैं एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए. एक आधा मेटल है, सो मेटल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे एक फेज में होगा तो किसी दूसरे स्पेसिफिक टेम्परेचर में वो किसी और फेज में हो सकता है. ओके, फेज इज नथिंग बट अ होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट, फिजिकली वो अलग नजर आएगा आपको, एंड इट इज अ मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज अंडर स्टडी. सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारा आइस जो है, वाटर जो है, वाटर को जब हम आइस बनाते हैं, ओके, तो सडनली पूरा मटेरियल आइस बनता है क्या? नहीं, पहले कुछ पार्ट आइस बनता है, फिर पहले जो आउटर पार्ट है वो आइस बनता है, फिर थोड़ा सा अंदर का जो कोर का पार्ट है वो आइस बढ़ता है, फिर फाइनली पूरा मटेरियल जो है वो आइस में कन्वर्ट होता है. तो अलग अलग टेम्परेचर पे हमको अलग अलग अमाउंट में सॉलिड दिख रहे हैं. द नंबर ऑफ जो सॉलिड का परसेंटेज है वो अलग अलग है अलग अलग टेम्परेचर पे. इसी तरीके से लिक्विड में भी जब लिक्विड फॉर्मेशन होगा तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे लिक्विड अलग फेज में होगा, उससे कम वाले में उसमें कुछ सॉलिडिफिकेशन हो चुका होगा, इसके लिए उसकी फेज बदल जाएगी. फिर और कम करेंगे आप उसका टेम्परेचर तो और उसका फेज में चेंजेस आया होगा और ज़्यादा सॉलिड आपको नज़र आएगा. सी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर में चेंजेस करेंगे वैसे वैसे हमारे फेजेस में क्या होने वाला है, चेंज आने वाला है. ओके, सो दैट्स व्हाई अ फेज इज अ होमोजीनियस, physically distinct and mechanically separable part of the system. Next one is variable. A particular phase exists under various conditions of temperature and pressure and concentration. कोई भी फेज जो हमको फेज नज़र आ रही है, ओके, ये एक फेज अगर हमको नज़र आ रही है तो इस फेज को कुछ कंडीशंस है, वेरियस कंडीशंस है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है. ये पैरामीटर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं इस फेज के ऑकरेंस के लिए. जैसे कि अगर लिक्विड है, जैसे सॉलिड है, सॉलिड से हम लिक्विड में
जब जाते हैं सॉलिड से लिक्विड फेज में, जब हम कन्वर्ट होता है हमारा मेटल या मटेरियल, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या क्या चीज़ें हैं? जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है टेम्परेचर। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर इज चेंज इन फेज। अब ये टेम्परेचर के साथ ही साथ में प्रेशर भी कुछ रहता है। हम नॉर्मली प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, दैट इज़ आवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो ये जो कंडीशन है, मतलब ये जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा और आपका जो फेज़ है वो जल्दी चेंज हो जाएगा। अगेन देयर इज़ वन मोर फैक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फेज चेंज, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से भी कम ज़्यादा आपको प्रेशर टेम्परेचर में नज़र आ सकता है। ओके, सो दीज 3 फैक्टर्स they decide what is the phase of our material or what is the phase of our metal. Okay, that's why these parameters are called as variables of the phase, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? variables. नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स या कंपोजिशन जिसको बोला जाता है। कंपोनेंट क्या रहता है? कोई भी एक सिस्टम अगर हम स्टडी कर रहे हैं, लेट्स से एन अलॉय वी आर स्टडिंग, एक अलॉय हम स्टडी कर रहे हैं, जैसे स्टील है। स्टील ये एक अलॉय है, किसका अलॉय है? आयन और कार्बन का अलॉय है। तो ये अलॉय को अगर हम स्टडी कर रहे हैं, सो उसके कंपोनेंट्स जो रहेंगे उसको हम उसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे, जो भी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? उस सिस्टम का कंपोनेंट। जैसे अलॉय, स्टील अलॉय आप स्टडी कर रहे हैं, सो योर आयन एंड कार्बन विल बी योर एलिमेंट्स एंड दीज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम। ओके, जैसे कॉपर एल्यूमिनियम सिस्टम है तो इसमें कॉपर और एल्यूमिनियम जो है वो कंपोनेंट हो गए। ओके, नेक्स्ट वन इज अलॉय। अलॉय इज नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ 2 or more metals, 2 or more elements, not metals, 2 or more elements having metallic property. ओके, इसमें जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा वो मेटल रहेगा और जो कम अमाउंट में रहेगा वो मे बी मेटल रह सकता है, मे बी नॉन मेटल रह सकता है। ओके, सो alloy is nothing but a mixture of 2 or more elements. लार्जर अमाउंट जिसका रहेगा वो मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल रहेगा एंड जिसका स्मॉलर अमाउंट रहेगा वो मे बी मेटल रह सकता है या नॉन मेटल रह सकता है। ओके, अब जिस एलिमेंट का ज़्यादा अमाउंट है, लार्जर अमाउंट जिसको ले रहे हैं हम मिक्सचर में, सो इस लार्जर अमाउंट वाले मेटल को बोला जाता है बेस मेटल या फिर पेरेंट मेटल, या इसको हम सिंपल टर्म में बोलते हैं सॉल्वेंट, जिसके अंदर आप मिक्स कर रहे हैं। ओके, एंड द अदर एलिमेंट, मतलब जिसको आप मिक्स कर रहे हैं उसको बोला जाता है अलॉइंग एलिमेंट, उसको बोला जाता है अलॉइंग एलिमेंट या फिर इसको बोलते हैं सॉल्यूट। ओके, सो सॉल्यूट कैन बी 2 और मोर देन 2, ओके, एंड देयर विल बी 1 पेरेंट मेटल। ओके, सो ये रहेगा हमारा अलॉय। द नेक्स्ट वन इज सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन ये क्या है? एक टाइप का अलॉय है। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब आप जैसे शक्कर में पानी में शक्कर आप मिलाते हैं। ओके, यू पुट sugar in water, so that is a kind of solid solution. Okay, it is an alloy in which atoms of solute are distributed in solvent. मतलब alloying element जो है ये distribute हो चुका रहता है हमारे parent metal में, and it has the same structure as that of solvent. जब solvent and solute के structure same रहेंगे और उसको अगर हम अलॉय बना रहे हैं तो ऐसे अलॉय को बोला जाता है सॉलिड सॉल्यूशन। इसको क्या बोला जाता है? सॉलिड सॉल्यूशन। अब स्ट्रक्चर बोलने के बाद में जैसे पेरेंट मेटल है, से ए अगर हमारा पेरेंट मेटल है और इस पेरेंट मेटल का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर अगर है और सॉल्वेंट जो अलॉइंग एलिमेंट है से वो बी अगर है, तो सॉल्वेंट का भी अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो ऐसे अलॉय को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, सच एज शुगर इन वाटर। देन देयर आर टाइप ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन जिसमें दो मेजर टाइप है, सब्स्टिट्यूशनल एंड इंटरस्टिशियल। सब्स्टिट्यूशनल मतलब जहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, जैसे फुटबॉल की टीम रहती है, क्रिकेट की टीम रहती है, एक आधा प्लेयर इंजर हो गया या थक गया तो उसकी जगह पर कोई दूसरा आके सब्स्टिट्यूट करता है। ओके, उसी तरीके से
ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन रहता है। दिस सॉलिड सॉल्यूशन मीन्स द एटम्स ऑफ बी, बी मतलब क्या है, हमारा सॉल्यूट है जो मिला रहे हैं हम। ओके, सो दिस बी is your solute element and its atoms are substituted, sorry, the solute substitutes the atom of your parent metal। A हमारा parent metal है, B हमारा alloying element है, alloying metal है। ओके, और जिसको हम solute भी बोलते हैं और A को हम solvent भी बोलते हैं। सो solvent के atoms को अगर आप रिप्लेस कर रहे हैं हमारे सॉल्यूट वाले एटम से, मतलब एटम A is replaced by atom B, then such a kind of solute solution is called as substitutional solid solution। ऐसे solid solution को हम बोलते हैं substitutional solid solution। जैसे कि ये ग्रीन वाला जो है ये है हमारा सॉल्वेंट मेटल एटम, मतलब ये पेरेंट है, बेस मेटल है, और ये ब्लू वाला जो है वो सॉल्यूट है, मतलब हमारा अलॉइंग एलिमेंट है। तो यहाँ पर ओरिजिनली ग्रीन एलिमेंट था, यहाँ पर ग्रीन एटम था। इस एटम को क्या किया हमने, सब्स्टिट्यूट किया विथ ब्लू एटम, मतलब जो सॉल्यूट वाला एटम है उससे सब्स्टिट्यूट किया। तो ऐसे सब्स्टिट्यूशनल, ऐसे सॉलिड सोल्यूशन को बोलेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन की भी दो टाइप है। ये जो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है ये इट कैन बी आइदर रैंडम सब्स्टिट्यूशन और इट कैन बी अ रेगुलर सब्स्टिट्यूशन। अब रेगुलर सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, रेगुलर सब्स्टिट्यूशन में एक रेगुलर ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जो एटम्स है ए के वो सब्स्टिट्यूट होंगे एटम्स ऑफ बी से। मतलब बी वाले एटम जब भी अरेंज होंगे इस एलिमेंट में, इस मेटल में, इस अलॉय में, तब ये एक रेगुलर ऑर्डर में, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में क्या होंगे, अरेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एक ब्लू पूरी की पूरी रो सब्स्टिट्यूट हुई हुई नज़र आ रही है। ओके, उसके बाद अल्टरनेटली नेक्स्ट वन इज ऑल्सो ए बी एलिमेंट, नेक्स्ट वन इज ऑल्सो ए बी एलिमेंट। सो ये रेगुलर ऑर्डर है, स्पेसिफिक है, एक रो ए की, दूसरी रो बी की, एक रो ए की, दूसरी रो बी की। सो दिस इज अ रेगुलर अरेंजमेंट। सो दिस इज कॉल्ड एज रेगुलर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। वेयर एज अगर यही रिप्लेसमेंट, यही सब्स्टिट्यूशन अगर रैंडम ऑर्डर में हो, जैसे इस पहले रो में यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है सब्स्टिट्यूशन, दूसरी रो में यहाँ पे हुआ है, उसके बाद कहीं नहीं है, तीसरी रो में यहाँ हुआ है, यहाँ पर हुआ है, चौथी रो में एक ही हुआ है, पांचवी रो में 3 हुए हैं। सो ऐसा रैंडम ऑर्डर में अगर सब्स्टिट्यूशन है तो ऐसे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन को बोलते हैं रैंडम ऑर्डर सॉलिड, रैंडम और डिसऑर्डर्ड सॉलिड सोल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। ओके, सो दिस इज सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। अब ये इंटरस्टिशियल मतलब क्या है, मैंने आपको बताया कि एक क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है, जैसे क्रिकेट की टीम है 11 प्लेयर्स रहते हैं, उसमें से कोई इंजर हो गया तो एक आधा क्या करता है, इसको सब्स्टिट्यूट करता है। अगर उसी जगह पर अगर हम 11 के बजाय जो 12 प्लेयर को अगर खिलाते हैं, 13 प्लेयर को अगर खिलाते हैं, सो दैट इज़ योर इंटरस्टिशियल सॉलिड सोल्यूशन। मतलब इसमें एडिशनल ज़्यादा सॉलिड सोल्यूशन हो रहा है। ओके, ये कैसा है, रिप्लेसमेंट कैसा है इसमें देखिए आप, there is no replacement here actually, but here the spaces which are available in between the atoms, जो atoms है, जैसे 3-4 atoms का क्लस्टर है, इस क्लस्टर के बीच में जो जगह रहती है, ऐसे इंटरस्टेशियल स्पेस में हमारे एलिमेंट बी के एटम्स क्या होते हैं, ऑक्यूपाई हो जाते हैं। सो इन इंटरस्टेशियल सॉलिड सोल्यूशन द एटम्स ऑफ बी ऑक्यूपाई the space or the interstitial space or site which is available between elements of A. So this kind of solid solution is called as interstitial solid solution, and these two questions may be asked in your question paper. 2 मार्क्स के लिए ये may be पूछे जा सकते हैं। Okay, let's discuss next thing. There is intermediate phase. अब इंटरमीडिएट फेज क्या रहता है,
देखो कोई भी अलॉय जब आप बनाते हैं, ओके, तो क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं आप, एक बेस मेटल ले रहे हैं, ओके, इस बेस मेटल में क्या कर रहे हैं, हमारे अलॉइंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं, ओके। जब आप अलॉइंग एलिमेंट्स को इसमें ऐड करते जा रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, हमारे अलॉइंग एलिमेंट्स दे फॉर्म बॉन्ड विथ पेरेंट मेटल, दे फॉर्म बॉन्ड विथ पेरेंट मेटल। अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, इस बॉन्ड फॉर्मेशन का कुछ एक लिमिट रहेगा, जैसे कि अगर आपने 10 ग्राम ए एलिमेंट लिया तो इसमें दूसरा एलिमेंट कुछ एक स्पेसिफिक वेट तक ही ऐड हो सकता है, जैसे 5 ग्राम होगा या 6 ग्राम होगा, ओके, उतना ही उसमें क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है या सॉल्यूबल हो सकता है, से सॉल्यूबल हो सकता है, ओके। देयर इज स्पेसिफिक लिमिट फॉर एनी अलॉइंग सिस्टम टू ऐड अलॉइंग एलिमेंट इनटू द पेरेंट मेटल। पेरेंट मेटल का कुछ कैपेसिटी है, उतना कैपेसिटी में ही वो क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। इसी लिमिट को बोला जाता है सॉलिड सॉल्युबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं हम, इस स्पेसिफिक लिमिट को क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्युबिलिटी। उतने ही अमाउंट में सॉल्यूशन सॉल्युबल है, ओके। बट इट इज पॉसिबल टू ऐड बियॉन्ड दिस लिमिट, इस लिमिट के बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। बट the additional or the extra amount that you are adding will not form any bond with the parent element, okay. And such a condition where additional amount of alloying element is added to parent metal and it is not forming any kind of bond because it is beyond its solubility limit, such a kind of condition इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फेज और सेकेंडरी फेज। इसको हम सेकेंडरी फेज भी बोलते हैं। जैसे कि एक कप अगर आप चाय बना रहे हैं, ओके, एक कप में आप दूध, पानी और चाय वगैरह सब मिक्स करते हैं, ठीक है। इसको मिक्स करने के बाद में अगर आप इसमें शक्कर ऐड कर रहे हैं, ओके, यू आर एडिंग शुगर टू इट, तो शक्कर जब आप ऐड कर रहे हैं इसमें 1 चम्मच आप ऐड करेंगे, दूसरा चम्मच करेंगे, तीसरा करेंगे, 4 करेंगे, इससे 5 करेंगे, 5 चम्मच शक्कर क्या हो सकती है, इसमें सॉल्यूबल हो सकती है 5, बट 5 के बाद 6 है, 7 है, 8 है, उसमें से कुछ अमाउंट होगा, बराबर है, और कुछ अमाउंट सॉल्यूबल नहीं होगा। अगर आपने 1 कप चाय के वास्ते 2 कप शक्कर अगर ऐड किए तो ये सॉल्यूशन बनने वाला है क्या, नहीं बनेगा, ये कुछ तो भी अजीब अलग सी चीज़ बन जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो है हमारा इंटरमीडिएट फेज, वेयर देयर इज द सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट इज एग्जॉस्टेड। जो सॉल्युबिलिटी लिमिट है, मिक्सिंग की लिमिट है, वो ख़त्म हो चुकी है और फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उसमें अलॉइंग एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। सो दैट फेज इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट फेज। ये इंटरमीडिएट फेज एग्जैक्टली जैसे मैंने चाय और शक्कर का एग्जांपल दिया वैसा नहीं रहता है। ये एक्चुअल में कैसा रहता है, जब आप एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, अगर आपसे एक्स्ट्रा अलॉइंग एलिमेंट ऐड हो गया तो उसकी कुछ डिफेक्ट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कास्टिंग में डिफेक्ट फॉर्म होते हैं, बबल्स फॉर्म होते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो मेटल्स है वो एक दूसरे के ऊपर चिपके फॉर्म नज़र आते हैं, कुछ लेयर्स में नज़र आते हैं, ओके, कुछ छोटे छोटे बबल्स में नज़र आते हैं। सो दैट इज़ योर इंटरमीडिएट फेज, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आवर टुडेज इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज solidification of a pure metal. Now what is solidification? Solidification एक्चुअल में क्या है? Solidification is a process of converting liquid into a solid. लिक्विड को सॉलिड में बदलना मतलब क्या है, हमारा सॉलिडिफिकेशन है, ओके। अब प्योर मेटल का सॉलिडिफिकेशन कैसा होता है ये हमको स्टडी करना है, ओके। नाउ whenever I am saying converting liquid to solid, तो हम क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर जो मटेरियल का है वो कम करने वाले हैं। मतलब मटेरियल को आप ठंडा करोगे ना, जैसे पानी को आइस में बनाना है, आइस बनाना है तो आप क्या करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं, यू पुट इट इन फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फिर वो ठंडा होता है, फिर कुछ देर के बाद में आइस बनता है। सो लाइक दैट सिमिलरली यहाँ पर जब मेटल लिक्विड स्टेट में रहता है, इट इज़ एट ए हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर रहेगा, जैसे 500 डिग्री है, 700 है, 800 है, कुछ मेटल 100, 200, 250 डिग्री पर भी मेल्ट होते हैं। सो ऐसा जो टेम्परेचर है जिसके ऊपर मेटल लिक्विड स्टेट में है, इस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग
टेम्परेचर। इस मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल जो है वो मेटल्स जो है वो हमारे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। अब इस मेल्टिंग पॉइंट से जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे लिक्विड मेटल क्या होते जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट होता जाएगा, एंड दैट प्रोसेस इज योर सॉलिडिफिकेशन। ओके, बट द फर्स्ट स्टेप इन सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई का जो फॉर्मेशन है, न्यूक्लियाई और या न्यूक्लियस जो है, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं क्लस्टर ऑफ एटम्स। पहले एटम फॉर्म होते हैं, एटम का क्लस्टर फॉर्म होता है, मतलब एटम्स एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, एंड दे गिव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर टू दैट मेटल, दैट इज योर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट। ओके, तो जैसे जैसे लिक्विड मेटल को आप ठंडा करते जाओगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियाई विल स्टार्ट, मतलब न्यूक्लियस बनना शुरू होगा। न्यूक्लियाई मतलब क्या है, मल्टीपल न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियाई। सो न्यूक्लियस बनना शुरू होता है एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग सॉलिड मेटल। ओके, ये कैसा होता है ये हम अभी देखेंगे डायग्राम की मदद से। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स टाइम वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम और टाइम वर्सेस टेम्परेचर कर्व फॉर द सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्योर मेटल। ये एक हाई टेम्परेचर है। ओके, इस हाई टेम्परेचर से मेटल को क्या कर रहे हैं हम, कूल कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे मटेरियल क्या होते जा रहा है, मेटल क्या होते जा रहा है, कूल होते जा रहा है। दिस लिक्विड इज गेटिंग cooled. Okay, now this is a point where metal is in a liquid state. कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। इस लिक्विड स्टेट से जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे, जैसे जैसे हम हीट को निकालते जाएंगे मेटल से, लिक्विड मेटल से, इट विल रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ दिस लिक्विड मेटल। ओके, एज सुन एज द फ्रीजिंग पॉइंट इज अटेंड हियर, ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। जैसी मटेरियल का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, मतलब जहाँ से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू होगा, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। सो एट दिस पॉइंट द मेटल, लिक्विड मेटल विल start to get converted into solid. Okay, and this is the further process from your solidification, and at this particular point there is starting of formation of nuclei. हमारे न्यूक्लियाई क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म होना शुरू हो रहा है। Now this thing, this particular U curve is nothing but the process of undercooling और सुपर कूलिंग, बिकॉज जब आप फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाओगे तो पूरा की पूरा मटेरियल फटाक से फ्रीज नहीं हो जाता है, इट हैज़ टू गो सम मोर अंडर कूलिंग। उसको कुछ और समय देना पड़ता है, कुछ और टाइम देना पड़ता है, कुछ और टेम्परेचर उसमें से रिड्यूस करना पड़ता है। सो एग्जैक्टली इस पॉइंट से क्या होता है, आपका फ्रीजिंग शुरू हो जाता है, मतलब हमारा न्यूक्लियाई फॉर्मेशन शुरू होता है, एंड दैट न्यूक्लियाई फॉर्मेशन इज सीन इन दिस स्पेसिफिक फिगर। जैसे जैसे आप इसको और कम ठंडा करते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई है ये क्लस्टर में बदलते जाएंगे और इनका बड़ा स्ट्रक्चर बनता जाएगा। जैसे यहाँ पर छोटा स्ट्रक्चर है, सो द स्ट्रक्चर इज गेटिंग डेंस, बड़ा होते जा रहा है। ओके, सो दिस प्रोसेस इज स्लो एंड दिस इज योर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर छोटे एटम्स थे, एटम्स के न्यूक्लियाई बन गए, न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर बनते जा रहा है, डेंड्राइट्स बन रहे हैं। ओके, देन अगेन ये स्ट्रक्चर जैसे जैसे और आगे बढ़ेगा समय में, जैसे जैसे और टेम्परेचर कम होगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड स्ट्रक्चर एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट के नीचे जो भी मटेरियल रहेगा वो सॉलिड फेज में रहेगा, इस पॉइंट से ऊपर जो भी मटेरियल रहेगा लिक्विड फेज में रहेगा, और इस पॉइंट के बीच में जो मटेरियल रहेगा इट विल बी इन लिक्विड प्लस सॉलिड फेज। आया ध्यान में, लिक्विड प्लस सॉलिड फेज, ये फेज जो है दोनों मिलाकर है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट कॉलिंग इट अ स्टेट, वी आर कॉलिंग इट अ फेज। ओके, नाउ दिस इज योर फ्रीजिंग पॉइंट, एंड दिस वन पर्टिकुलर, दिस टेम्परेचर विल बी योर फ्रीजिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर, बिकॉज दिस इज ऑन ए सेम लाइन, ये दोनों भी सेम ही लाइन पे है। मतलब यहाँ पर जब आप टेम्परेचर बोलोगे तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग टेम्परेचर सेम रहेगा, बट द पॉइंट्स विल बी डिफरेंट बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज एट डिफरेंट पोजिशन। ओके,
नाउ द रेट ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ अंडर कूलिंग। ये जितना फास्ट अंडर कूलिंग आप करोगे उतना फास्ट आपके न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन बढ़ेगा। जितना प्रेशर रहेगा उतना जल्दी ये फास्ट ग्रोथ होगा। जितनी इसमें इम्प्योरिटीज रहेंगी उतना फास्ट ये न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द pressure, the impurities and the rate of super cooling. Okay, at any temperature below melting point, अब इस melting point के नीचे कोई भी टेम्परेचर पे a nucleus has to be of certain minimum size। ये जो न्यूक्लियस है इसको एक मिनिमम साइज तो भी अटेन करना ज़रूरी है ताकि वो सर्वाइव हो सके। ओके, एट एनी टेम्परेचर बिलो मेल्टिंग पॉइंट a nucleus has to be of certain minimum size so that it will grow. This size is called as critical size of nucleus। इस न्यूक्लियस को जो सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस है, इस सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस में एक मिनिमम साइज बिलो मेल्टिंग पॉइंट अचीव करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये ग्रो हो सके। अगर ये मिनिमम साइज से अगर छोटा है सो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। Particles smaller than the critical size will get dissolved because of vigorous bombardment of neighboring atoms। जब इसमें से टेम्परेचर निकाला जा रहा है सो देर इज सम वाइब्रेशन, उसमें बम्बार्टमेंट हो रही है एटम्स की, और ये बम्बार्टमेंट की वजह से इस छोटे से एटम का, इस छोटे से न्यूक्लियस का सर्वाइव होना पॉसिबल नहीं रहता। इसलिए उसको एक मिनिमम साइज तो भी अटेन करना ज़रूरी है बिफोर दिस प्रोसेस। सो अगर वो प्रोसेस में अगर उसने वो मिनिमम साइज अटेन कर ली, उस मिनिमम साइज के आगे उसकी ग्रोथ होना शुरू होता है एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। ओके, जो पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट से मर जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मर जाएंगे बोलने के बजाय दैट विल गेट डिस्ट्रॉयड आर योर एम्ब्रियोज, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोज। ओके, अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा लिक्विड में, ओके, वैसे वैसे ये जो क्रिटिकल साइज है, ये क्रिटिकल साइज और छोटी होती जाएगी। मतलब पहले अगर 6 यूनिट डायमीटर पे अगर ये न्यूक्लियस सरवाइव करता था तो नेक्स्ट लोअर टेम्परेचर पे वो मे बी 4 यूनिट डायमीटर पर सरवाइव कर पाएगा। बिकॉज ऑफ लोअर टेम्परेचर द विगरस बम्बार्डमेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा तो ये जो मूवमेंट है एटम्स का, ये जो सडन फास्ट विगरस मूवमेंट है, तो ये मूवमेंट क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और उसी के साथ में छोटे न्यूक्लियस सर्वाइव करना भी शुरू हो जाते हैं। ओके, अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ये क्रिटिकल साइज जो है ये क्या होते जाती है, न्यूक्लियस की कम होती जाती है। इसका मतलब है कि छोटे एम्ब्रियोज भी क्या होने वाले हैं, with lower temperature they are going to survive the process। okay, so therefore with decrease in temperature the critical size also decreases, which means with lower temperature the nuclei with smaller size can also survive। hence at lower temperature nuclei become progressively smaller। तो जो न्यूक्लियस है इसकी साइज क्या हो जाती है, with decrease in temperature the size also gets स्मॉलर। मतलब छोटे साइज के न्यूक्लियस भी क्या होंगे, अभी सर्वाइव होंगे और वो अपना क्लस्टर बनाएंगे। हेंस द नंबर गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो नंबर है उनके न्यूक्लियस के वो बढ़ते जाते हैं एंड हेंस द फॉर्मेशन ऑफ योर सॉलिड हैपन्स। ओके, सो ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई इट ऑकर बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। ओके, डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है एंड दैट डिफ्यूजन प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। हेंस nucleation and rate of growth is also dependent on temperature। okay, so this is all about your solidification and the terms involved in solidification of a pure metal। so it is enough for today। thanks for watching this video। please stay at home, stay safe and keep learning। thank you।